हम लोग बात कर रहे थे मेड थ्योरी की। और मेरा एमपी सेट क्वालिफाई हो गया कल से था। बहुत बहुत बधाई हो आपको। रिजल्ट कब आया? आज? सर रिजल्ट तो आ गया था बट मैंने देखा नहीं था, आज ही चेक किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रिजल्ट भी हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। थैंक यू सर। मेहनत सब होगा। मेहनत करो, सबका हो जाएगा। थैंक यू मेड सो मच सर। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मेड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि सोशलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर विद रेफरेंस टू द इंटरेक्शन, जिस प्रकार से हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, उसी के आधार पर हमारा सोशलाइजेशन होता है और हमारा अवर सेल्फ डेवलप होता है। अवर सेल्फ बोल सकते हैं, सेल्फ बोल सकते हैं, अलग अलग थिंकर नाम से। ठीक है, ये डेवलप होता है विद रेफरेंस टू द इंटरेक्शन। जिस प्रकार से सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते हैं, ओके, जन्म के बाद उसी प्रकार से हम, जैसा हमको एनवायरमेंट मिलता है, जैसा हमारा अनुभव एक्सपीरियंस होता है दुनिया का, उसी प्रकार की हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है। ठीक? तो यहाँ पर उन्होंने मतलब महत्व दिया, जैसे भाषा है, सिंबल है, या बाकी चीजें जो हम शेयर करते हैं सोसाइटी में लोगों के साथ, तो उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर और सोसाइटी के माध्यम से हमारी डेवलप होती जाती है। ठीक? तो यहाँ पर उन्होंने जो सेल्फ है उसके दो कंपोनेंट बताया। एक तो बताया आई, दूसरा है मी। दो कंपोनेंट, एक आई है। मी का मतलब होता है जो सोशल एस्पेक्ट है। आई का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद का। देखो, इसका मतलब हुआ कि आई कैसे होता है। आई जो है चेंज हो सकता है, बदल सकता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इम्पल्सिव है। और जो मी है, मी मतलब पर्सनालिटी का दूसरा हिस्सा, जो सोशल एस्पेक्ट है, मतलब सोसाइटी के माध्यम से बनता है। ओके, सोसाइटी हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एज फादर भी हो सकते हैं, आप एज ब्रदर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हैं। ओके, इस प्रकार से आपके बहुत सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तो आप डिफरेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। सोसाइटी की बहुत सारी वैल्यू होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं अपने बिहेवियर में। तो वो कहीं ना कहीं आपके मी एस्पेक्ट को, जो सोशल एस्पेक्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो मी के आधार पे ही आपका आई डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, इम्पल्सिव है। ये जैसा मी का जो सोशल एस्पेक्ट डेवलप होगा, उसी प्रकार से आपका आई डेवलप होता जाता है। ठीक है, क्योंकि सोशलाइज जो होता है, सोशल एस्पेक्ट जो होता है, वो डिपेंड करता है सोसाइटी में। सोशल नॉर्म, सोशल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वैल्यूज होती हैं आपकी, जैसे आपसे फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप उस पर खरे उतरेंगे तो उसी प्रकार से फैमिली आपसे बिहेव करेगी। आपका उसी टाइप का बिहेवियर में चीजें बदलेंगी, चेंज होगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका सोशल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो वैसे आपका मी डेवलप होगा, मी के आधार पे आपका आई डेवलप होगा। बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस है, या क्रिएटिव बोल सकते हैं, या इम्पल्सिव है। दैट दैट इज डिपेंड ऑन द मी जो कि सोशल एस्पेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? बताइए, यस सर। बाकी सबको क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरी सिग्मंड फ्राइड की थ्योरी। साइको सोशलाइजेशन। सिग्मंड फ्राइड की साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इन्होंने जो बताया, मतलब जो पर्सनालिटी के बारे में बताया कि पर्सनालिटी किस प्रकार से, ह्यूमन पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे बनती है। तो उन्होंने बताया कि बचपन में, मतलब जन्म से लेकर 3 साल तक, 7 साल तक जो है, वो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। और ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ लाइफ, उसके बाद फिर जो है बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे करके, जो है यंग एडल्ट एज में आएगा धीरे धीरे करके। तो जो है रेस्ट ऑफ लाइफ में उसका जो पर्सनालिटी बचपन में बना हुआ था, जो फॉर्म हुआ था, वो बढ़ता है, मतलब एलोबरेट हो जाएगा, शार्पन हो जाएगा। बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि धीरे धीरे करके पर्सनालिटी डेवलप होती है बहुत सारे लोगों की, जो है जैसे कि उम्र हो जाती है 10 या 15 साल होती है, फिर धीरे धीरे करके वो पर्सनालिटी विकसित होती है, चेंज होती है। लेकिन इनका ऐसा मानना है कि जन्म से लेकर 3 साल, 3.5 4 साल तक जो है
पर्सनालिटी विकसित हो जाती है, सोशलाइज हो जाते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन वहीं से होता है और वही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जीवन भर उसकी पर्सनालिटी को मेंटेन करने में। थोड़ा बहुत मतलब बोल सकते हैं कि शार्पन हो सकता है, जैसे पर्सनालिटी जैसे ये उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये सिग्मंड फ्राइड का मानना है। ठीक, ये आपका साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में के द्वारा बताया गया। बताया कि जो है इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर जो हमारे माइंड के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट्स होते हैं, अगर वो सही तरीके से फंक्शंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या क्या है बताइए। तो अगर इनके बीच में सही से कॉन्ग्रुएंस है, बोल सकते हैं सभी सभी आपस में सही तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो पर्सन सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बोल सकते हैं होगी, हेल्दी पर्सनालिटी जरूर होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का किसी एक कंपोनेंट का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो पर्सन को बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो इन सुपर ईगो ईगो के अंदर सही तरीके से ये बोल सकते हैं इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी पर्सन सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा एक सोसाइटी के अंदर। समझ में आ रहा है? अभी इसको हम आगे एलिबरेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तीनों को जोड़ कर देखें कि अभी अभी आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए कि जो सोशलाइजेशन का कंसेप्ट, मतलब सोशलाइजेशन को इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सोशलाइजेशन होता है, कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के विकसित होने में, बनने में, फॉर्मेशन में। और क्योंकि जन्म के दौरान ही हो जाती है, जन्म से लेकर 3 साढ़े 3 4 साल तक पर्सनालिटी विकसित होती है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ लाइफ में वो शार्पन होती जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। व्हाट इज सोशल चेंज? सामाजिक बदलाव, ये होता है ना, बदलाव है वो कुछ लिखते हैं, परिवर्तन। व्हाट इज सोशल, जल्दी बताइए। Anybody? सर कल्चरल फैक्टर्स आ जाएगा, जियोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाएगा। सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ओके, सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। समाज, देखो सोशल चेंज बहुत ही आसान है, इसको समझो। चेंज कहाँ पर हो रहा है? सोशल मतलब सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के अंदर क्या बदलाव होगा? सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव आ सकता है। सोसाइटी के अंदर सोशल सिस्टम बने हुए हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। सोशल सब सिस्टम है, उनमें बदलाव आ सकता है। समाज के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जो उनमें कुछ कुछ चेंजेस आएगा। ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो बिहेवियर है लोगों का, वो भी सोसाइटी का हिस्सा होता है, उसमें भी बदलाव आ सकता है। तो उसको हम ओवरऑल सोशल चेंज बोल सकते हैं, कि किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन बड़े स्केल पर सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के कंपोनेंट में, स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ये लोगों के सोशल बिहेवियर में बदलाव आना, किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, परिवर्तन। ओके, तो कई प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट थिंकर के द्वारा कुछ थ्योरी दी गई, वो बताया कि समाज के अंदर बदलाव किस प्रकार से हो रहा है। एक थ्योरी है डार्विन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दूसरी थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने समाज को, मतलब सोसाइटी के अंदर इसको यूज किया, डार्विन की थ्योरी को, जिसको हम बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म, इसके द्वारा दी गई। बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन के द्वारा दी गई सर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन 09। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो हम बता रहे हैं सो, ठीक है, इनके द्वारा थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, किस प्रकार से जो है जीव जो है किस प्रकार से इवॉल्व होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, जो प्रोसेस होता है नेचुरल सिलेक्शन का,
इसके माध्यम से इन्होंने बेसिकली ये बताया कि किस प्रकार से कोई भी स्पीसीज जो होती है वो ओवर द टाइम जो है प्रोग्रेस करती है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। धीरे धीरे करके ग्रो करती जाती है और बोल सकते हैं कि लंबे समय के बाद फिर नई स्पीसीज ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो अगर वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे ओके तो कहीं ना कहीं आगे चल के कि एक नई स्पीसीज डेवलप होती जाएगी। होते किस प्रकार से स्पीसीज इवॉल्व होती है, ये बेसिक मतलब समझने के लिए है कि डार्विन की थ्योरी क्या बताती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक स्पीसीज के अपने गुण होते हैं, कुछ वेरिएशन होता है। ओके, और उसके अंदर कुछ ट्रेंड्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण जो है नेचर नेचर के अकॉर्डिंग हुए और नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो किया तो वो जो है उस पर वो स्पीसीज उसके जो वेरिएशन उसके जो ट्रेंड्स या लक्षण है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाएंगे। ठीक है, और पैटर्न डेवलप होता जाएगा इस प्रकार से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे तो वो स्पीसीज बार बार रिप्रोड्यूस होती जाएगी और धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसको बोलेंगे ओवर रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इन केस नेचुरल सिलेक्शन में जो उनके लक्षण है जो ट्रेंड्स है फेवरेबल नहीं तो कहीं ना कहीं वो स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जाएगी। मैंने एग्जांपल दिया था एक रेड बीटल का और ग्रीन बीटल का। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है इसको समझ लीजिए। नेचर के अगर फेवर में है तो कहीं ना कहीं वो स्पीसीज आगे बढ़ेगी। जैसे इनका कलर रेड होता है, ठीक है, मान लीजिए बराबर संख्या है दोनों, फील्ड है, ठीक है। अब क्या जो रेड बीटल है जो ग्रीन बीटल है, अब इनका नेचुरल सिलेक्शन में कौन कौन पास हो पाएगा, कौन फेवरेबल है, जो ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन जो बीटल है वो आसानी से अपने आप को छुपा पाएंगे, जैसे घास है या पेड़ की जो पत्ती होती है नीचे डली होती है उसमें अपने आप को छुपा सकते हैं। तो इनको जो कीट पतंगे होते हैं पक्षी को खा नहीं सकते। जो रेड बीटल होते हैं वो उनका कलर रेड है तो वो ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके खत्म होते जाएंगे क्योंकि जो पक्षी है जो जीव जंतु हैं, उनको खा जाएंगे क्योंकि कलर उनका रेड है तो वो अपने आप को छुपा नहीं सकते। तो वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, नेचर के फेवर में नहीं है। नेचर के फेवर में कौन है, ग्रीन वाले बीटल, तो ये अपने आप को छुपा सकते हैं। तो इनकी जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके इवॉल्व होती जाएगी तो ग्रीन बीटल ही बचेंगे, बाकी रेड वाले खत्म होते जाएंगे क्योंकि ये नेचर के फेवर में नहीं आ रहे। नेचुरल सिलेक्शन इनका हो नहीं पाएगा तो इनका जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा, धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी ये स्पीसीज, और ये वाली बढ़ती जाएगी। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर के अकॉर्डिंग है, नेचर के फेवर में है तो ऑटोमेटिक वो जनरेशन आगे बढ़ती है क्योंकि इनके जो ट्रेंड्स हैं, इनके जो लक्षण है वो अलग है। जो वेरिएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स, जो लक्षण इनके हैं या जो क्वालिटी है वो जस्ट बिकॉज कलर इनका ग्रीन है इनका रेड है, इस वजह से ये जो एक बोल सकते हैं इनहेरेंट लक्षण है, क्वालिटी है, वो इनकी इनमें डिफरेंट है जिस वजह से ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट होते जाएंगे और ग्रीन वाले आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो वेरिएशन बार बार एक्यूमुलेट होता जाएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इससे फिर धीरे धीरे करके एक नई स्पीसीज डेवलप। समझ में आ रहा है नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस। तो किस प्रकार से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। ओके, जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा, सरवाइव कर पाएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करा पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएगा, उसकी स्पीसीज जो है वो आगे बढ़ पाएगी, बाकी के धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, या जिनको एडवांटेज है लक्षणों के आधार पर, ट्रेंड्स के आधार पर, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। उसको बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ सर ऑर्गेनिक। इसका तो एग्जांपल ये भी ले सकते हैं ना, नेट जेआरएफ का। मतलब कैसे। सर नेट जेआरएफ जो एग्जाम दे रहे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो सही पास हो जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाए सही से। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, मतलब ठीक है समझने के लिए है, अगर समझ में आना चाहिए कुल मिला के है। ठीक है कि किस प्रकार से एवोल्यूशन हो रहा है। सर हम्म, सर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि डार्विन की थ्योरी किन किन सोशलॉजिस्ट ने दी है। तो सर यदि उसकी कोई लिस्ट वगैरह ऐसी हो तो नहीं देखो आप हम डार्विन, लोग को प्रोवाइड कर दीजिए। डार्विन की थ्योरी सोशलिस्ट ने नहीं दी है, इसको समझिए। इसका मतलब क्या होता है, जब चार पांच नाम आते हैं उसका मतलब ये है कि जो डार्विन की थ्योरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, उसमें चार पांच 10 15 थिंकर वो अपनी डेफिनेशन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोशल चेंज है, तो सोशल चेंज किसी ने दिया नहीं है, उसको अलग लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे थिंकर ने। ठीक है, जैसे सोशल डार्विनिज्म है तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस थ्योरी के बारे में और थिंकर ने कुछ बोला नहीं होगा। कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया होगा, बट कुछ इसके सर कुछ जैसे फेवर में होंगे। सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, कुछ फेवर में होंगे उनकी,
तो वो लिस्ट बहुत लंबी होती है, उसका कोई ऐसे नाम नहीं होता है। एक दो गिने चुने नाम होते हैं जो कि ज्यादा फेवरेट, मतलब फेवरेट होते हैं, या बोल सकते हैं ज्यादा बुक्स में देखेंगे तो वो आपको नाम दिख जाते हैं। ऐसे डार्विन की थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में 10 लोगों ने फेवर में बोला होगा, 10 लोगों ने अगेंस्ट में, तो वो लिस्ट तो बहुत बड़ी होगी, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें? जी सर। ठीक है, तो वैसे कोई जो थ्योरी जिसके द्वारा दी गई है वो नाम याद रहने चाहिए, और एक दो नाम जो कि उसके बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी होंगे, या उनका योगदान ज्यादा होगा उनकी वजह से। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो थ्योरी देता है उसका नाम कम होता है, या उस थ्योरी को आगे जिसने बढ़ाया उसका नाम ज्यादा होता है। तो एक दो नाम ऐसे रहने चाहिए बस, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अभी अब क्वेश्चन क्या था कि इसमें बहुत सारे थिंकर के नाम आ रहे हैं। सर लास्ट टाइम एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें सैमुअल सैमुअल सेमन और हर्बर्ट स्पेंसर को करेक्ट माना गया था, और भी मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें इसी अगस्त वजह काम्टे भी से दिया गया था। और क्या दिया गया था, अगस्त कॉन्टेक्ट। यस सर, और सैमुअल सैमुअल सेमन, हर्बर्ट स्पेंसर और एक और कोई थे सर, वो मुझे याद नहीं है। तो सर उसमें हर्बर्ट स्पेंसर और सैमुअल सेमन को ही करेक्ट माना गया था। क्यों माना गया? क्योंकि देखो हर्बर्ट स्पेंसर की जो है सोशल डार्विनिज्म थ्योरी दी गई है। तो चूंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन की थ्योरी नहीं दी है, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वहां से ड्राइव है, तो अब उसका नाम उसमें ऐड होगा तो उसको सही माना गया होगा। इसी प्रकार से सैमुअल का भी हुआ। और जो अगस्टस कॉम्टे को थ्योरी दी नहीं है, उनका अलग है, वो आगे पढ़े नहीं वो लोग। कि जो चेंज होता है सोसाइटी के अंदर, साइक्लिकल चेंज है, क्योंकि उसको समझाने के लिए उन्होंने थ्योरी दी, देखेंगे उसको अगर आप। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। जो नाम जो भी जुड़े होते हैं यस थ्योरी सर। से वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी के ऐसे बहुत सारे नाम रहेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द नेम्स फ्रॉम ऑल द थ्योरी। एटलीस्ट एक दो नाम याद रखना बस, है ना। दूसरी थ्योरी है सोशल डार्विनिज्म। यस सर। ये सोशल डार्विनिज्म थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। ये क्या है? देखिए, ये जो थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, इवॉल्व थ्रू द एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो ये थ्योरी इन्होंने सोसाइटी के अंदर यूज कर ली, मतलब इम्प्लीमेंट की इन्होंने उस थ्योरी को वहां से ड्राइव करके। और जिस प्रकार से जो डार्विन की जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट इन्होंने यूज करके यहाँ पर सोसाइटी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि सोसाइटी भी इसी प्रकार से इवॉल्व होती है जिस प्रकार से स्पीसीज इवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी भी इवॉल्व करती है। ठीक है, इसको बोला जाता है सोशल डार्विनिज्म। जो डार्विनिज्म की थ्योरी है उन्होंने सोसाइटी में यूज और जस्टिफाई किया कि किस प्रकार से, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल बिलीफ हो, किस प्रकार से डार्विन की थ्योरी के माध्यम से उन्होंने इंटरप्रेट किया और बताया कि सोसाइटी किस प्रकार से इवॉल्व हो रही है। सोसाइटी के अंदर जो लोग रिच रिच है या टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, वो अपने आप को स्ट्रगल करा पाते हैं, सर्वाइव करा पाते हैं, और जो लेजी है, पुअर है या अनफिट है, वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होते जाते हैं। जिस प्रकार से जो डार्विन की थ्योरी बताती है कि जो नेचर के फेवर में नहीं होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि रेड बीटल। और जो नेचर के फेवर में होते हैं, या तो जैसे ग्रीन बेटल है, वो अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अनफिट है, लेजी है, पुअर है, तो वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होते जाते हैं सोसाइटी के अंदर। जो रिच है, टैलेंटेड है, स्ट्रांग है, वो सर्वाइव कर पाते हैं, और उन्हीं की वजह से सोसाइटी चलती है। ये इनके द्वारा बहुत बताया गया कि जो नेचुरल फैक्टर्स होता है सोसाइटी के अंदर, वो आधारित होता है लोगों के गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, कि उनके अंदर उनके पास क्या रिसोर्सेस है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाएंगे। वो बाकी के जो धीरे धीरे लोग एलिमिनेट होते जाएंगे, जो सोशल सोशल वर्क के प्रिंसिपल के जस्ट अगेंस्ट है। ओके, तो ये इसमें इनके द्वारा बोला गया। जैसे कि ये कंसेप्ट एग्जाम में आया था जिसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स, तो कहीं ना कहीं ये उस कंसेप्ट को जस्टिफाई करना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराना, कि एक खास पॉपुलेशन है, उसके उसके जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक ही प्रकार की पॉपुलेशन को उसको बढ़ाना, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराना, जिसको बोलते हैं यूजेनिक्स, जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले। तो ये उसी प्रकार की, इस प्रकार के कंसेप्ट को ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। हाँ, जिसको एक बोलते हैं एक स्यूडो साइंटिफिक मूवमेंट या स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी। इसमें इनका जो मेन फोकस है वो है कि सोसाइटी चलती है उन लोगों के आधार पे जो लोग सोसाइटी में स्ट्रगल कर पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे रिच है या टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, ऐसे लोग। बाकी लोग जो है अनफिट होते हैं, वो एलिमेंट हो जाते हैं धीरे धीरे करके। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म। क्लियर है सर।
तो ये कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है, बोल सकते हैं कि जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस होती है सोसाइटी के अंदर या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस होती है उसको जस्टिफाई कर रही है, सम काइंड ऑफ। इसमें यू कैन क्रिटिसाइज सम थ्योरी, और कुछ पेपर में होती है जो कि समझ सकते हैं। थर्ड थ्योरी इसमें है लॉ ऑफ। सर जो एक वर्ड है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो डार्विन का है कि हर्बर्ट स्पेंसर का है? सी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है ये आपका डार्विन की थ्योरी से ही निकला हुआ है, और चूंकि इन्होंने यूज किया है सोशल डार्विनिज्म में। ठीक है, इस प्रकार से देखो, सर्वाइवल फिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। फिट का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये इन्होंने यूज किया है, इसलिए माना जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया हुआ है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल के अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ ट्रेंड होते हैं जो कि उनको एडवांटेज में पहुंचाते हैं, स्ट्रगल करने के लिए, डिस्टेंस करने, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। ओके सर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर का काम केवल इतना है, उन्होंने उन्होंने थ्योरी यूज करके सोसाइटी में यूज की उसको, वो बताया कि जिस प्रकार से ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन होता है उसी प्रकार से सोशल रिवोल्यूशन होता है, सोसाइटी उसी प्रकार से बढ़ती है। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, ये थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन तो डार्विन की थ्योरी है, वो सोशल एवोल्यूशन दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। बेसिक अंडरस्टैंड समझो इसको पहले। एवोल्यूशन कहाँ पर, एवोल्यूशन किस चीज का, वहां पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात की उन्होंने, कि स्पीसीज कैसे इवॉल्व करती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म में इस सोसाइटी कैसे इवॉल्व करती है। ठीक है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट इसमें लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, ये दी गई किसके द्वारा? अगस्ट काम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। क्या है स्टेजेस? सर एक है थियोलॉजिकल स्टेज, हम्म। एक है मेटाफिजिकल स्टेज, और एक है और पॉजिटिव पॉजिटिव एंड साइंटिफिक साइंटिफिक। स्टेज। बिल्कुल, इनके द्वारा बताया गया कि सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस जो होते हैं उनके जो थॉट प्रोसेस है या सिंपल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करती हैं डिफरेंट थ्री डिस्टिंक्ट स्टेज में। पहली स्टेज होती है इसमें, फर्स्ट वन दैट इज थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी स्टेज है मेटा फिजिकल स्टेज, इसको स्टेप स्टेज बोल सकते हैं। तीसरा है साइंटिफिक स्टेज, पॉजिटिव स्टेज। ये तीन स्टेज में यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की किस प्रकार से ह्यूमन थॉट्स प्रोग्रेस करता है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करती हैं थ्रू द डिफरेंट थ्री स्टेजेस, थियोलॉजिकल स्टेज। ये जो पहली स्टेज है इसमें ये क्या बताती है, बताओ। सर इसमें रिलीजन है, सुपरनेचुरल पावर पे वो करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, तो ह्यूमन थॉट जो होता है पहली स्टेज में होता है जब थियोलॉजिकल स्टेज होती है। इसका मतलब है कि जहाँ पर लोग जो है उनका जो ह्यूमन थॉट होता है, प्रोसेस होता है, ह्यूमन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कोई भी नेचुरल फिनोमेना होता है या सोशल ऑर्डर होता है थ्रू दी सुपर नेचुरल पावर या सुपर नेचुरल बिलीफ, उसके माध्यम से, उसके मीन से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ओके, उनका मानना होता है कि भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा, किसी मैजिक के द्वारा कोई एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि बदलता है, चेंज करता है दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कारण जो है समथिंग विच इज वेरी सुपर नेचुरल और सम काइंड ऑफ मैजिक। इस प्रकार से उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है पहली स्टेज के अंदर जो है दैट इज द थियोलॉजिकल स्टेज। ओके, जहाँ पर सुपरस्टिशंस या मिथ या बोल सकते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी विशेषता ज्यादा पाई जाती है इस स्टेज के अंदर लोगों के थॉट प्रोसेस के अंदर या सोशल सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सन राइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो इसको हम थियोलॉजिकल स्टेज में समझने के लिए समझेंगे कि इसके पीछे जो रीजन है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द रिलीजन, और किसी मतलब गॉड के माध्यम से या किसी माध्यम से उसको समझ सकते हैं कि दिन रात हो रहा है या सनसेट सनराइज हो रहा है। ओके, तो ये पहला स्टेज होता है दैट इज थियोलॉजिकल स्टेज, जहाँ पर सोशल सॉरी ह्यूमन थॉट जो है इस प्रकार से चीजों को एक्सप्लेन करता है। नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे यूज गॉड, स्पिरिट, मैजिक और समथिंग विच इज वेरी सुपर नेचुरल थिंग्स
just to justify, just to explain things which is happening around the world. Clear है? यस सर, यस सर। दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, जिसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज के अंदर जो है दुनिया के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है लोगों के द्वारा, या साइंटिफिक नॉलेज का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया सनसेट का, सनराइज का, कि सूरज जो है उगता है या सनसेट होता है, तो उसके पीछे रीजन पहले तो एक रिलीजियस एंगल से देखा जा रहा था। अभी देखते हैं कि सोसाइटी जैसे अर्थ है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही होती है सन के अराउंड, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है एक बोल सकते हैं सब एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को बोल सकते हैं कि इसका पीछे जो कारण है सनराइज सनसेट का, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ओके, क्लियर है? सर एक जहाँ तरह से ये बोल सकते हैं ना, उसका एक फिजिकली नाम दे देना, जैसे सुपर नेचुरल पावर है उसका कोई नाम, व्यक्तिगत नाम दे देना, जैसे भगवान कृष्ण भगवान है या दुर्गा माता, ऐसे फिजिकली नाम दे देना, जैसे मूर्ति पूजा करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो उसको समझो उसको, वो तो पहले वाले स्टेज में था। यहाँ चीजें फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है चीजों का, नेचुरल फिनोमेना का या सोशल ऑर्डर कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है, कारण खोजते हैं। ओके, कंसेप्ट के पीछे उसका एसेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, रैशनैलिटी के आधार पर या लॉजिक के आधार पर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के आधार पर। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सनराइज सनसेट हो रहा है तो उसका रीजन सिंपल है कि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, इसलिए हो रहा है। सो दैट इज वेरी साइंटिफिक रैशनल, और यू कैन यूज द लॉजिक through which you can just explain everything in the around the world. Okay, here you can question the supernatural things और supernatural explanation की, या इससे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट स्टेज और मेटाफिजिकल स्टेज, जहाँ पर फिलोसफिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन हम करते हैं फिलोसफिकल प्रोसेस के माध्यम से, या जो नेचुरल फिनोमेना होता है, सोशल ऑर्डर होता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस प्रकार से, थ्रू दी कॉज, ये इसका कारण क्या हो सकता है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो उसके पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। ठीक है, समझ में आ यस रहा सर, है? यस। और तीसरा स्टेज है दैट यस इज द सर। साइंटिफिक बट स्टेज ऑफ। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये बोला हूँ, जैसे मेटा फिजिकल स्टेट दिया है तो फिजिकल का तो मतलब वही आ गया ना, फिजिकली नाम होना किसी का मतलब। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं अरे है। इसमें इसमें जो है उन चीजों को समझने की कोशिश की जाती है जिनकी वजह से चीजें घटित हो रही हैं। अमूर्त चीजों को देखने की समझने की कोशिश की जाती है। मेडिकल फिजिकल एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में मेटाफिजिकल, विज्ञान है, अलग से पढ़ा जाता है। एथिक्स का पार्ट है सर, ये अलग से पढ़ा जाता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये अलग से पढ़ा जाता है पूरा। इसमें उन चीजों को हाँ समझा वही जाता है तो जिनकी बोला हूँ वजह से वैसे। चीजें घटित हो रही हैं। अभी मेरी बात सुनो। जैसे अभी सनसेट इसमें हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो चीज को समझने की कोशिश की जाती है इसमें। सुनो, अभी ठीक है, सुनो, ठीक। ठीक है, लिसन, अभी एग्जाम में उतना डिटेल में नहीं आएगा, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, आप केवल ये समझो स्टेप कौन कौन यस से सर, हैं। यस सर, यस। ठीक है, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग एक चीज को बैठ के एक्सप्लेन करें सब कुछ। हम यहाँ पर यस रिवाइज सर, कर, यस। वी आर नॉट डिस्कसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। तो चीजें बस पता रहनी चाहिए, हम जस्ट उसको बार बार दोहरा करके आपको याद दिला रहे हैं कि आपको 4 दिन बाद एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ध्यान रहना चाहिए, सिंपल। ठीक है, यस सर, यस। तीसरा स्टेज है साइंटिफिक स्टेज, जहाँ पर लोग रिलाई करते हैं साइंटिफिक नॉलेज पे, या ऑब्जर्व करके चीज़ों को एक्सप्लेन करना, देखना, अंडरस्टैंड करना, जो भी कुछ भी है उसको कॉजल इफेक्ट बोल सकते हैं, कॉजल रिलेशन निकालना किसी चीज़ का, एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है ना, सिंपल साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं जहाँ पर, तो वो आपका पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज आती है। ठीक है, तीनों स्टेज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टेज पे थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, समाज के अंदर जो बदलाव आ रहा है, वो दी डायरेक्टली थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स। ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई ना, डायरेक्ट। देखो थ्योरी, सी, these are the concepts, they explain the different things like social change or social stratification, social, और बहुत कुछ। तो कालवास के द्वारा कोई अलग अलग थ्योरी नहीं थी, उनका एक पूरा ओवरऑल एक कंसेप्ट था, उससे चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है? उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वो जो इसेंस है वो वही है,
लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सामाजिक बदलाव कैसे होता है उस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, प्रोसेस क्या है, सोशल चेंज कैसे होता है उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया, किस प्रकार से सोसाइटी जो है इवॉल्व होती है। जो वहाँ पर उन्होंने बात की थी कि आगे जो प्रोसेस था, सोसाइटी जो है दो क्लास में डिवाइड है, बोर्जुआ क्लास, प्रोलेटेरिएट क्लास। तो उससे आगे की बात उन्होंने वहाँ पर भी बोली है, जो कि मैंने वहाँ एक्सप्लेन नहीं की थी, कि सोसाइटी के अंदर उसको बदला कैसे है, जो स्टेटस को बना हुआ है कैसे बदला जाएगा थ्रू दी कन्फ्लिक्ट कंट्राडिक्शन। तो वो चीज़ यहाँ पर ही बताते हैं कि सोसाइटी में बदलाव कैसे आएगा। और सोसाइटी में स्टेटस को बना हुआ है, ये क्लास जो है जिनके पास मीन्स प्रोडक्शन है, सब कुछ है, ये एक लेबर क्लास है, तो ये जो स्टेटस बना है वो उसमें बदलाव तो करना है ना। तो बदलाव आएगा तो सोसाइटी के अंदर बदलाव आएगा, सोशल चेंज होगा। तो सोशल चेंज कैसे होगा वो इन्होंने बताया डायलेक्टिकल थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, कि किस प्रकार से सोसाइटी इवॉल्व होती है थ्रू दी कन्फ्लिक्ट, थ्रू दी कंट्रडिक्शन। तो जहां पर इन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो जो डायरेक्ट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर उन्होंने इसके माध्यम से, इस फिनोमेना के माध्यम से एक्सप्लेन किया। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम बदलाव दिखा रहे हैं, जो भी चेंज हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। ये ओके, ये टर्म बेसिकली हैजिल की है, उनके द्वारा जो लगता है इसको इन्होंने यूज किया है। तो इसमें जो है एक एलिमेंट जो यहाँ पर मैंने चर्चा की है एलिमेंट की, तीन एलिमेंट, थेसिस, दूसरा एंटीथेसिस, तीसरा है सिंथेसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी की क्या अवस्था है, क्योंकि समाज सोशल चेंज है, यहाँ पे लिखा है सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में चेंज होगा। तो प्रेजेंट टाइम में अभी क्या स्थिति है सोसाइटी की, जो प्रेजेंट टाइम में स्टेटस को जिसको बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है सोसाइटी की, क्या स्टेटस है, उसको हम दिखाएंगे थीसिस के माध्यम से। तो ये प्रेजेंट अवस्था होती है ऑफ सोसाइटी, या इसको बोलते हैं स्टेटस को। ठीक है, एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन, जो कि बदलाव करे, चेंज। तीसरा क्या है, सिंथेसिस, दैट इज द प्रोग्रेस, जो कब आएगी, आफ्टर क्लैश, क्लैश होगा इसके बीच में, थीसिस एंटीथेसिस के बीच में। समझ में आ रहा है। यस सर। तो जैसे प्रेजेंट टाइम में जो अवस्था है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वैसे ही है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो आपकी प्रेजेंट अवस्था है। सोसाइटी के अंदर जो सोशल नॉर्म्स है, उनके जो बिलीफ है, जो कल्चर वैल्यू है, वो सोसाइटी की प्रेजेंट अवस्था है। ओके, उसको बोलेंगे प्रेजेंट अवस्था। ठीक, नेक्स्ट इसमें एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब क्या हुआ, कि जो बनी बनाई व्यवस्था है प्रेजेंट टाइम में उसको हम चैलेंज करेंगे। ओके, जो बना हुआ एस्टेब्लिश सिस्टम है उसको बदलना है, चेंज करना है, जो कि उन्होंने वहां पर बताया था कि जो बोर्जुआ क्लास है और प्रोलेटेरिएट क्लास है। ओके, अब चूंकि एक के हाथ में कुछ है नहीं, दे आर ओनली वर्किंग फॉर द मीन्स, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनके लिए बदलाव कैसे होगा, थ्रू दी कन्फ्लिक्ट और कंट्रडिक्शन। तो जो एंटीथीसिस है, ओके, वो कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन कंट्रडिक्शन को प्रेजेंट करता है, कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसको हम कैसे बदलेंगे, इसको कैसे उसको ओवरथ्रो करेंगे। समझ में आ रहा है। और जो सिंथेसिस, यस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन के माध्यम से जो है एक रेजोल्यूशन पे हम पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए दो अवस्थाएं हैं, ये थेसिस है, ये एंटीथेसिस है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। ओके, कहीं ना कहीं तो इनके माध्यम से तीसरी अवस्था निकल के आएगी, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट के बाद, थीसिस एंटीथेसिस के बाद एक अवस्था निकल के आएगी, जो कि कहीं ना कहीं दोनों दोनों से एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर कहीं ना कहीं ये जो पहले का सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, और जो एंटीथेसिस में है, जो पोजीशन में है, वो जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव होगा, थोड़ा जो भी चेंज होगा। तो तीसरी अवस्था निकल के आ जाएगी उसमें, उसको बोलते हैं हम सिंथेसिस। और जो रेजोल्यूशन निकल के आएगा, जो भी चेंजेस होके आएगा, वो आपका कहलाएगा सिंथेसिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम्म, बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यस स्टार्टिंग सर। में, यस सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो टेक अनदर एग्जांपल। जैसे स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल
एक फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट था कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा जमीन हुआ करता था, और जो पीजेंट थे, बाकी लोग थे, उनके लिए काम करते थे ऐसे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके बदलाव आया। फिर जो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे कम हुआ, गिरा, और सोसाइटी के अंदर एक बोल सकते हैं कि मर्चेंट या जो एंटरप्रेन्योर थे या बिजनेसेस मैन, वो धीरे धीरे करके डेवलप हुए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, फिर जो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया, फिर कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हुई, प्राइवेट ओनरशिप डेवलप हुई, जो इकोनॉमिक सिस्टम नया वाला जो बन के आया है, उसमें कोई भी हो सकता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी के भी हाथ में हो सकता है, जो प्राइवेट ओनरशिप जिसको बोलते हैं। तो ये बदलाव कैसे आ रहा है? ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आया होगा। तो प्रेजेंट अवस्था थी, उसमें कुछ चेंजेस आया होगा थ्रू दी एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस पे आया। फिर जो अभी सिंथेसिस में जो अवस्था बन जाएगी, वो सोसाइटी की उस टाइम की प्रेजेंट अवस्था कहलाएगी, स्टेटस को कहलाएगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर अगेन जो, तो ये जो है एक प्रोग्रेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्लास होने के बाद, ये फिर कहीं ना कहीं बदलाव होगा, चेंज होगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, यस। स्टडी एग्जाम रिजल्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट अगर आपका अच्छा आएगा तो दोबारा आप फिर एग्जाम स्टडी नहीं करेंगे ना। हाँ सर, हाँ। यस सर, यस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो सोशल चेंज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिफरेंट थिंकर के द्वारा बताया गया कि सोशल चेंज कैसे होता है, उसका एक पैटर्न भी होता है। पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। ओके, पैटर्न किस प्रकार का हो सकता है? कई प्रकार का पैटर्न हो सकता है, डिफरेंट तरीके से हम समझ सकते हैं। कुछ ऐसा पैटर्न होता है जो हमको दिखता है कि यार बदलाव इस प्रकार से हो रहा है सोसाइटी में। कुछ ऐसा होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख लेते हैं। एक होता है वन डायरेक्शनल चेंज। वन डायरेक्शन मतलब होता है कंटिन्यूस चेंज, लगातार कंसिस्टेंट जो मूवमेंट होता है, चेंज होता है, उसको बोलते हैं वन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर दिशा में। ठीक है, हो सकता है कि वो ग्रोथ हो रही हो या फिर डिक्लाइन कर रहा हो, लेकिन वो एक वन डायरेक्शन चेंज है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन दिस वेरी कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज वन डायरेक्शन चेंज। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या डिक्लाइन करती जा रही है, तो वन डायरेक्शन चेंज है। या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो वही एग्जाम्पल आपका वन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दूसरा होता है आपका साइक्लिकल चेंज। साइक्लिकल चेंज का मतलब क्या होता है, बताइए? चीजें निरंतर बदलती रहती हैं, जैसे कि सर कोई सभ्यता है, जन्म लेती है, हम्म, फिर विकसित होती है और फिर ठीक उसका है, पतन हो जाता है। एक रिपीटेड पैटर्न बना पूरा होता एक है, साइकिल रिपीटेड चलता है पैटर्न बना निरंतर। होता है, विपरीत रहे। और चेंज जो है इस प्रकार से होता रहता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियन ने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से सिविलाइजेशन जो होती है या एम्पायर जो होता है, किस प्रकार से फॉल करता है, किस प्रकार से इवॉल्व करता है। शुरुआत में ग्रो करेगा, फिर धीरे धीरे करके एक मेच्योरिटी स्टेज आएगी, फिर डिक्लाइन करेगा, फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका यही साइक्लिकल चेंज के माध्यम से समझ सकते हैं किस प्रकार से डिक्लाइन कर रहे हैं। Okay? तो ये साइक्लिकल चेंज होता है जहाँ पर रिपीटेड पैटर्न डेवलप होता है, धीरे धीरे करके बदलाव आएगा, चेंज आएगा, ऊपर की स्टेज पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। क्योंकि इसी प्रकार से जो है एम्पायर या स्टेट सिटी या सिविलाइजेशंस जो है इसी साइक्लिकल प्रोसेस को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑसवर्ड स्पेंगलर है उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जो वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो किस प्रकार से डिक्लाइन कर रहा है विद द सेम प्रोसेस। तीसरा यहाँ पर है कंबाइंड पैटर्न। कंबाइंड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जहां पर वन डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है और साइक्लिकल चेंज भी हो रहा है, दैट इज साइक्लिकल प्लस वन डायरेक्शन चेंज। दोनों को देखा जा रहा है, दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस प्रकार से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग?